गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजीत कौर गुप्ता। जहां हम लोग जेईई मेंस के सेशन 1 के प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और हम लोग 27 जेड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैं। अभी तक प्रीवियसली वीडियो में हमने पार्ट वाइज फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को देखा है, केमिस्ट्री के एमसीक्यू को देखा और प्रयास रहेगा कि इसी वीडियो में हम आपके सारे इंटीजर टाइप प्रॉब्लम जो है केमिस्ट्री के उसे इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। इस जानकारी के साथ देते चले कि आपको ये 10 सवाल में केवल 5 ही बनाने होते हैं एग्जाम हॉल में। मैं आपके सामने यहाँ 10 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डालने का प्रयास करूंगा। आप एग्जाम हॉल में हर सवाल को पढ़े और वो 5 ही अटेम्प्ट किया कीजिए जो आपको पूरी तरह से कंफर्म हो और डैम श्योर हो कि इसके आंसर आपसे गलत नहीं होने वाले। क्योंकि ये सवाल कहने के लिए लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा हार्ड है, बट एग्जैक्टली यही सवाल है जो आपको एक ऑप्शन देता है सवाल को स्किप करने का। ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन को स्किप करने का नहीं, सवाल को ही स्किप करने का ऑप्शन है। तो इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अटेम्प्ट लेने का प्रयास करें। देखते हैं सवाल को। तो हमारे पास कह रहा है कि 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड टू प्रिपेयर एसिटाइलाइट्स। The mass of acetanilide produced if the reaction is 100% completed is something into 10⁻⁻1 ग्राम। गिवन है, सब कुछ लिखे। ये प्रॉब्लम देखने में जितना हार्ड लग रहा है वो प्रॉब्लम उतना ही ज्यादा हार्ड है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक बात जो आपको शायद परेशान कर सकता है वो है फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन एंड एसिटाइलाइट्स। ठीक है, आप अगर प्रॉब्लम्स को देखें तो आपको कह रहा है कि एनिलीन को लिया है और एनिलीन को एक्सेस अमाउंट मतलब कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ले लेना है। जो प्रोड्यूस कर रहा है एसिटाइलाइड, तो ये इसका फॉर्मूला जो है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम स्टैच्यूमेट्रिक कंपोजिशन को देखें तो कह रहा है 1:1 रेशियो। तो भाई 1:1 जैसे ही बोला तो आप इसका जो मोल है जो कि 9.3 बाई 93 ग्राम्स करोगे वो इक्वल होगा इसका वेट डिवाइडेड बाय इसका मोलर वेट। मोलर वेट निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है, हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है कि 35.1 देन y इक्वल टू 13.5 ग्राम। ठीक है, 13.5 ग्राम। अगर हम ये प्रॉब्लम्स में देखें कि आपके क्वेश्चन में बोला है 10⁻⁻1 स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, तो हम इसको लिख देते हैं 135 × 10⁻⁻1 ग्राम। ठीक है, तो प्रॉब्लम का आंसर हो गया 135। सिंपल प्रॉब्लम है, डायरेक्ट एक अटेम्प्ट में बनने वाला, कोई समस्या नहीं, सीधे प्रॉब्लम देख सकते हैं। एनटीए के आंसर को देखें, एनटीए के आंसर के साथ मैच कर लें। एनटीए ने भी 135 आंसर किया है, हमारा आंसर सीधे मैच कर रहा है। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि द स्पिन ऑन द मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, Pt प्लेटिनम NH3 2Cl NH2 CH3Cl। ठीक है, इतना बोल मैग्नेट देख लेते हैं, शुरू से काम करते हैं। Pt अगर आयनिक डिसोसिएट करेंगे अगर वाटर में ये जाएगा तो क्या होगा 2Cl NH2 CH3 प्लस एंड Cl माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का प्रयास करें, x × 2 × 0 प्लस -1 प्लस 0 = +1 एंड x = +2। ठीक है, अब देखो भाई जैसा है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, तो हमको d ऑर्बिटल D1 खाली है कि नहीं चेक कर लेना है और उसके बाद देखना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद अपना स्पिन मोमेंट निकल जाएगा। देख लेते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 78 है, तो इसका मतलब कि ज़ेनॉन 54 हो गया, 54N2 56 4F14 70 एंड 5D8 78। ठीक है, इसके बाद इसको +2 स्टेज में लेके आना है, मतलब प्लेट Pd2+ के स्टेज का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ज़ेनॉन 6s0 4F14 5D8। 5D8 का मतलब 1 2 3 4 5
6 7 8 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ हाइब्रिडाइजेशन खुद ही आपको हिंट कर दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन जो उन्होंने लिया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 लिया, मतलब कि अंदर का एक d ऑर्बिटल खाली है होना चाहिए। यहाँ एक्चुअल में दोनों d ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे तो हमें लिगेंड सिस्टम दिखे थे तो ये पेयर अप करवा सकता है, इसका मतलब इसने सही में पेयर अप करवाया है। और पेयर अप करवाने का मतलब क्या है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को खाली कर दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है 0, और हम मोमेंट्स जो जानते हैं, मोमेंट्स जो होता है √n × 10⁻² मोल मैग्नेट्रॉन, और आप बोलो n की वैल्यू 0 है तो ये हो गया 0 मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका होता है 0, ठीक है। एनटीए के आंसर को देखने का प्रयास करें कि एनटीए ने क्या आंसर किया है। तो एनटीए का भी आंसर है 0 और हमारा भी आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच विद कायरल कार्बन एटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। नंबर ऑफ कंपाउंड्स बताना है जो कायरल कार्बन एटम के साथ हो। कायरल कार्बन एटम मतलब एक कार्बन जिसके पास 4 के 4 जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट ग्रुप और एटम का होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, यहां पर एक कायरल मिल रहा है, एक कायरल कार्बन, इस कंपाउंड में नहीं दिख रहा है। इस पॉइंट पर थोड़ा देख लेते हैं, इस तरफ CH3 CH2 एंड COH एक अलग, हाँ ये चारों यूनिट अलग अलग है। इस पर देखें, इस तरफ की यूनिट और इस तरफ की यूनिट सेम दिख रही है तो इसका कायरल नहीं हो सकता। इसमें देखें एक यूनिट और ये यूनिट अलग है और I अलग है, H अलग है, मतलब यहाँ पे एक कायरल, ठीक है। इस केस में देखें CH3 CH2 इस तरफ अलग है, और हाँ एक और यहाँ पर, इस केस में देखें एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक्चुअली इसमें 2 है बट हमें कंपाउंड्स को काउंट करना है। तो कंपाउंड में 1 2 3 4 5, तो हमारे पास टोटल 5 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कायरल कार्बन्स को रखे हुए हैं, तो अपना आंसर हुआ 5, ठीक है। एनटीए के आंसर को देखें, एनटीए ने भी 5 को ही मार्क किया है। प्रॉब्लम सीधा सवाल, केवल काउंट करने का हल्का कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि लास्ट वाले सवाल में, लास्ट वाले कंपाउंड में 2 कायरल कंपाउंड। इसमें पूछा है द वॉल्यूम ऑफ 3MnOH, molecular weight 40 grams per mole which can be prepared from 84 gram of NaOH। डेफिनेशन और कुछ नहीं, मोलारिटी का डेफिनेशन, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी दे दिया है 3, मोल्स क्या हो जाएगा गिवन वेट बाय मोलर वेट, मतलब 84/40 इनटू वॉल्यूम्स नहीं मालूम जिसे फाइंड करना है, तो V इक्वल टू 84/40 इंटू 3, कट कर दो भाई 2 8 टाइम्स, तो इससे करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 7 टाइम्स बाय 10.7 डेसीमीटर क्यूब भी बोला है तो लीटर, तो लीटर ही आता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10⁻1 बोला है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देते हैं 7 × 10⁻1 लीटर, इसका मतलब कि यहाँ पर लीटर आने वाला है 7, ठीक है। एनटी का आंसर को चेक कर लेते हैं कि एनटी ने क्या आंसर रखा है। तो एनटी का आंसर अपना है 7 और हमारा भी आंसर है 7, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सवाल, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। The time required for completion of 99.9% of a first order reaction is something times of half life t of the reaction, ठीक है भाई। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हुआ कि एक A2 प्रोडक्ट मान लिया, ठीक है। मान लो कि t इक्वल टू 0 टाइम पर उसका कंसंट्रेशन C0 है, t हाफ हो जाएगा C0/2 एंड t 99.9%, मतलब 99.9% का मतलब 99.9% खत्म हो गया, बचेगा कितना, तो 1% बचेगा, 1% भी नहीं 0.1% बचेगा ऑफ C0। अगर इसकी वैल्यूज को निकाले तो 0.001 C0। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इक्वेशन को यूज करें तो हम kT 1/2 को लिख सकते हैं 2.303 log C0/C0/2 एंड kT 1/2 is equal to 2.303 log C0 से C0 कैंसिल log 2, मतलब कि 2.303 into 0.3, इक्वेशन 1। सिमिलरली kT 99.9% को लिख सकते हैं 2.303
log C naught by 0.001 C naught से C naught कैंसिल 10⁻³ और यहाँ कर सकते हैं 2.303 और log 10⁻³ की सीधे वैल्यू सब लिख देते हैं into 3 इक्वेशन 2। आपको ये दोनों का रिलेशन निकालना है, इक्वेशन 2/1 कर दें, क्या आ जाएगा t 99.9% by t 1/2 इज इक्वल टू ऊपर में ये कैंसिल कर देख लेते लिख लेते हैं 2.303 into 3 by 2.303 into 0.3 तो t 99.9% is equal to 10 into t 1/2। ठीक है, सवाल के अनुसार पूछा है कि ये कितना समय होगा, कितना गुना, तो हमारा हुआ है 10 टाइम्स ऑफ t हाफ में। प्रॉब्लम सीधा सॉल्व। प्रॉब्लम के थोड़ी कैलकुलेशंस को देख लीजिए। कैलकुलेशन में केवल एक ही बात है कि मीनिंग मालूम होना चाहिए कि 99.9% कंप्लीशन का मतलब क्या, बाकी प्रॉब्लम एक छोटा सा कैलकुलेशन है। एनडीए का आंसर को देखिए, एनडीए ने भी आंसर 10 को किया है जो हमारा आया है बिना समस्या के। ये प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, correct if the hydrogen electrode is dipped in a solution of pH 3 at 25 degrees Celsius, the potential of the electrode will be minus something लिखा है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दुआ है तो E नॉट सेल जो हो जाएगा वो हो गया अपना 0 इलेक्ट्रोड के लिए भी, एंड E इज इक्वल टू हम जानते हैं E नॉट माइनस 2.303 RT by F in log 1 by concentration of H plus। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए pH वैल्यू 3 दिया है, तो pH 3 का मतलब हो गया concentration of H plus over 10⁻⁻3। ठीक है, देख लेते हैं E is equal to minus 2.303 RT by F की वैल्यूज आपको दे दिया है, तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू मालूम है उसको यूज कर ले 0.059 by 1 log और 1 by समथिंग है, इसे लिख सकते हैं log 1 minus log H plus E is equal to minus 0.059 into log 1 की वैल्यू 0 minus log 10⁻⁻3 minus 0.059 into -3 और -3 आ गया +3 और ये वैल्यूज आ गया -0.177। ठीक है, आंसर आपको बोल रहा है into 10⁻⁻2 में देखने के लिए, तो ये देखेंगे तो 17.7 into 10⁻²। ठीक है, चूंकि इंटीजर है और हमारा वैल्यू एग्जैक्टली इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इसे अप्रोक्सीमेटली हम 18 into 10⁻² लिख सकते हैं और ये आंसर हो गया। एग्जैक्टली प्रॉब्लम में बात बताए तो यहाँ पर जब इन्होंने डेटा दिया तो 0.059 की जगह पर 0.06 देना चाहिए था, जिससे कि एग्जैक्ट आंसर अपना आता। देख लेते हैं ठीक है आंसर को। 18 ने भी आंसर 18 किया है, जो सिंपल एक कैलकुलेशन है नर्स इक्वेशन के अनुसार। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। 1 mole of PbS is oxidized by X mole of O3 to get Y moles of O2। ये एक रटा इक्वेशन है कि आप लेड सल्फेट का जो ऑक्सीडेशन करते हो ओजोन के साथ, तो एक रटा है कि लेड सल्फेट का जो फॉर्मेशन होता है वो इस ऑक्सीजन को रिएक्शन लाइन को फॉलो करता है। अगर ये रिएक्शन लाइन जो आपने बहुत बार पढ़ा अगर आपके माइंड में है तो सीधा आंसर है कि ओजोन का कितना यूनिट है, X के वैल्यू होगी 4, O2 कितना 4, ठीक है, y की वैल्यू 4, x प्लस y आपसे पूछा है 4 प्लस 4 8 आंसर। ठीक है, तो इस सवाल का हुआ आंसर 8। देख लेते हैं कि क्या एनटीए ने आंसर किया है, तो एनटीए का भी आंसर 8। सिंपल सवाल। या फिर अगर आप रिएक्शंस के में लेड सल्फाइड प्लस ओजोन का लेकर के प्रोडक्ट लेड सल्फेट और ऑक्सीजन लिख करके इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद भी यही चीज आएगा और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बैलेंस करें। The number of non-polar molecules from the following is, चेक कर लेते हैं एक एक करके। HF का बॉन्डिंग कुछ ऐसा, यह पोलर है, ठीक है ना, हमसे नॉन पोलर पूछा। H2O पोलरिटी
यह पोलर, ठीक है। SO2 का, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर पोलरिटी को चेक करें तो यह भी एक पोलर आएगा। H2 नॉन पोलर, ठीक है। CO2 C डबल बॉन्ड O, यह भी अपना नॉन पोलर। CH4 एक रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और रेगुलर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, मतलब कि यह नॉन पोलर होगा, ठीक है। अगर हम देखें NH3 मतलब A, H, 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 अगर हम पोलरिटीज को देखना चाहें तो पोलरिटीज कुछ इस तरह से दिखेगी, मतलब यह पोलर है, ठीक है। HCl पोलरिटीज यह पोलर है, और CH पोलरिटीज मान कर दे। डायपोल मोमेंट्स का मैंने डायरेक्शन लिखा दिया सब जगह, तो ये इसमें नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा पोलर, ठीक है। एंड BF3 तो BF फिर से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन और रेगुलर ज्योमेट्री, तो यहाँ पर ऐसे डायपोल मोमेंट्स हर पार्ट में मिलेगा, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो ये हो गया नॉन पोलर। नॉन पोलर सब्सटेंस है कितने, तो नॉन पोलर के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 कंपाउंड्स थे जो आप इसमें नॉन पोलर बोल सकते हो, तो आपसे नॉन पोलर पूछा है, आंसर यहाँ 4, ठीक है। देख लेते हैं कि एनटी ने क्या आंसर किया है, तो एनटी का भी आंसर 4, मतलब 4 कंपाउंड अपने नॉन पोलर, ठीक है। देख लेते हैं अगला सवाल, कह रहा है फॉर ए सर्टेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन m tends to a at T equal to 400 Kelvin, del H दे दिया 77.2 किलोजूल पर मोल, del S equal to 120। तो ऐसे सवाल में क्या आता है कि सवाल पूरा सीधा साधा होगा, बट आपका थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, तो उसको ध्यान रखें। अगर हम देखें तो गिब्स एनर्जी जो हमें कहता है वो होगा del H minus T del S, और गिब्स एनर्जी हम कहें तो 77.2 किलोजूल बोला, 77,200 joules minus 400 into 122, 77,200 minus 488,000 00482, ये रहा डेल एच, एंड डेल एच इज इक्वल डेल जी इज इक्वल टू जो गिब्स एनर्जी है वो हम जानते हैं 2.303 RT log K, क्योंकि आपको पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो पूछा है लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि आपको log K की वैल्यू निकालना है, K की वैल्यू नहीं निकालना है। देखिए तो log K इज इक्वल टू लिख सकते हैं del G अपॉन 2.303 n RT, del G है 28400 डिवाइडेड बाय 2.303 1 मोल का लिए R का वैल्यू 10.314 into 400 टेम्परेचर 71, और अप्रॉक्सिमेटली मैंने आपके रेफरेंस के लिए इसकी कैलकुलेशन मैं पहले से कर रखा हूँ, तो ये आपको जो आंसर आ रहा है वो 3.70, ठीक है। प्रॉब्लम्स में पहले ही वो उसने आपको लिख रखा है कि 10⁻⁻1 में लिखना है, तो आप लिख सकते हो 37 into 10⁻⁻1, और आप अगर प्रॉब्लम्स को देखें तो कैलकुलेशन के बाद इसको आंसर कर सकते हैं 37 into 10⁻⁻1, ठीक है, सिंपल। अच्छा ये माइनस साइन भी है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते समय ये माइनस होता है, इसको भी देख लेते हैं कि ये माइनस होता है, तो माइनस साइन को कंटिन्यू किया है, ठीक है। केवल डेटा को डिटेल के लिए मैच कर रहे थे, इसलिए माइनस साइन को हम छोड़ कर रखे थे, बट फॉर्मूला में माइनस साइन खुद होगा सीरियस। तो प्रॉब्लम का आंसर इसका रहा 37। एनडी का आंसर को चेक कर लेते हैं, एनडी ने क्या आंसर दिया, तो एनडी का भी आंसर 37 है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अपना कि द टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कितने आयंस हैं जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को मैच करते हैं।
देखो अगर इस सवाल का जवाब देना होता ना तो बिना पेन उठाए थे, जो बस केवल आपको याद होना चाहिए कि हमारे जो नॉर्मल गैस है जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है, इन सब का एटॉमिक नंबर क्या है? अगर आपको एटॉमिक नंबर इन सब का मालूम है तो कोई आपको समझता है। इसका एटॉमिक नंबर 2, 3, 18, 36, 54 एंड 86, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर मालूम है तो आप जस्ट देख लो, यह 38 एटॉमिक नंबर वाला है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा, मतलब कि अब इसके पास 36, क्या 36 किसी का है? तो है, तो भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस की है। ये 55 है और एक छोड़ मतलब लूज कर चुका है, मतलब इसके पास 54 है, क्या 54 किसी का है? तो है, इसका मतलब ये भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये 57 पे है और 2 लूज कर चुका है, मतलब ये 2 घटा, मतलब 55 पे, 55 नोबेल गैस का नहीं होता, ये नहीं है। 82 पे है, 2 लूज कर चुका है, तो 80 किसी का नहीं होता है, तो ये भी नहीं है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। 70 पे है, 2 लूज कर चुका है, 68 किसी का नहीं है, ये भी नोबेल गैस में नहीं है। 26 पे है, 2 लूज कर चुका है, 24 किसी का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, तो यह भी नहीं होता। कितने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहे? तो हमारे पास है कि केवल 2 ही नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहे, और इसके आंसर हम देखें तो इसका आंसर हुआ 2 जो एनटीए ने दिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इस शिफ्ट के सारे टीजर टाइप प्रॉब्लम सॉल्व हुए। तब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।